हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि रिसेंटली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल एशिया के साथ सबमिट की थी, उनके साथ मीटिंग की है, तो ये इंडिया के साथ सेंट्रल एशिया की पहली ऐसी हाई लेवल सबमिट थी जिसमें कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के देशों के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शामिल हुए थे। और अभी हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या इसके पीछे कारण थे, क्या शुरुआती दौर से इन सब चीज़ों में बातचीत चलते आ रही थी और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आईआर के हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से, यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हुई। तो सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन में पहली ऐसी हाई लेवल सबमिट थी यहाँ पर जो कि होस्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर इनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया की, वो 30 साल पुरानी है। 1991 में 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद से, टूटने के बाद से ही इन देशों के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भारत ने इंडिविजुअली डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने स्थापित किए थे। और तब से ही यहाँ पर इन देशों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन ये सारे जो कंट्रीज़ हैं लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जिसके कारण कि उतने ज़्यादा तौर पर इनसे हमारी कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी नहीं थी। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स थे किन किन देशों के शामिल हुए वो देख लेते हैं। ये यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में और किसी भी एग्जाम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया के जो कि यहाँ पर शामिल हुए थे इस सबमिट में, इंडिया सेंट्रल एशिया हाई लेवल सबमिट में। तो इन सारे देशों में प्रेसिडेंट होते हैं और ये प्रेसिडेंट यहाँ पर शामिल हुए थे और ये होस्ट की गई थी इंडिया के द्वारा। और अगर हम लोग सेंट्रल एशिया का मैप देखें तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया जाता है, लेकिन अफ़गानिस्तान इस सबमिट में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह पर तालिबानी गवर्नमेंट है, जिसको कि बहुत सारे कंट्रीज़ अभी भी उतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ब्रूट फोर्स से, हथियारों के दम पर वहाँ पर सरकार बनी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। इसमें से आप देख रहे हैं कि ये 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर चाइना के साथ भी लगते हैं, जो कि है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। और इन कंट्रीज़ पर बहुत सारा इन्फ्लुएंस चाइना का भी है और वो क्यों है ये हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पर उसके कारण इंडिया को क्या प्रभाव पड़ता है और इंडिया को ये सबमिट करना क्यों ज़रूरी था और इन कंट्रीज़ के साथ अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना क्यों ज़रूरी है, ये भी देखेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, ये है कैस्पियन सी, ये रसिया है और यहाँ पर ये अजरबैजान है और यहाँ पर ये ईरान है। तो यहाँ पर टोटल देख रहे हैं हम लोग कि 5 कंट्रीज़ की बॉर्डर जो कोस्ट है वो लगती है कैस्पियन सी से। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या प्रिपरेटरी स्टेज चला आ रहा था, कैसे कैसे ये हाई लेवल सबमिट हुआ, उसके पहले क्या क्या यहाँ पर स्टेज सेट किए गए थे। तो एक हुआ था दिल्ली डिक्लेरेशन, और दिल्ली डिक्लेरेशन में भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी और वहाँ पर इन सब चीज़ों पे एम्फेसाइज किया गया था। इंडिया ने ये कंसर्न शो किया था कि जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया के, उनके साथ यहाँ पर लैंड कनेक्टिविटी है नहीं और इंडिया के जो नेबर्स हैं जिनके थ्रू सेंट्रल एशिया तक पहुँचा जा सकता है, वो उतने फ्रेंडली हैं नहीं कि वो ट्रांजिट की परमिशन देंगे, वहाँ पर पैसेज देंगे। पाकिस्तान है सबसे बड़ा, उसके बाद तो कोस्ट ही आ जाता है, ऊपर में चाइना है, उधर से वैसे भी हिली टेरेन है तो कनेक्टिविटी की इशू आएगी ही आएगी। और चाइना तो कनेक्टिविटी के लिए ट्रांजिट की परमिशन देगा ही नहीं। और सेम केस है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ हमारी उतनी फ्रेंडली रिलेशनशिप है नहीं कि वो ट्रांजिट के लिए परमिशन दे। इवन जो हम लोग देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और इंडिया से वहाँ पर एक्सपोर्ट होता था बाय लैंड रूट,
तो बाघा बॉर्डर्स के बाद इंडियन ट्रक्स को शायद ही जाने दिया जाता था, वहाँ से फिर वो अफ़गानी ट्रकों पर ही जाती थी। और उसमें भी केस ऐसा था कि सामान लाकर बहुत सारे ट्रकों को ये भी ऑर्डर नहीं दिया जाता था कि वो इंडियन गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर अफ़गानिस्तान जा सके। अफ़गानी ट्रक वहाँ से खाली ही जाती थी, उधर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो भी इंडिया इंपोर्ट करती थी अफ़गानिस्तान से वो चीज़ें आने दिया जाता था बहुत सारे केसेस में, लेकिन ट्रकें खाली जाती थी। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर अभी है सेंट्रल एशिया के साथ भी। प्लस क्या है कि अब अगर देखें तो तालिबानी गवर्नमेंट आ गई अफगानिस्तान में, तो पहले एक हर्डल पाकिस्तान था, अब दो दो हर्डल आ गए हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। हालांकि यहाँ पर ये बात कही गई थी कि इंडिया जो है सेंटर बनाएगा, एक सेंट्रल एशिया सेंटर दिल्ली में, इस चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए कि कैसे बेटर कनेक्टिविटी, कैसे बेटर डिप्लोमेटिक रिलेशन और बाकी चीज़ों को स्टैब्लिश किया जाए सेंट्रल एशिया के साथ। नेक्स्ट क्या है, एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बात की गई थी कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, और ये एक नहीं इनफैक्ट दो बनाया जाएगा। एक स्पेसिफिकली फोकस करेगा जो भी सिचुएशन चल रहे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट, वहाँ की पीस, वहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वेलफेयर के लिए और ये सब चीज़ों के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई थी। हालांकि वो दिल्ली डिक्लेरेशन अब उतना इफेक्टिव नहीं रह गया अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ओवरऑल नहीं, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट आ गई है। हालांकि अभी भी ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी पूरे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखिए, सीधी सी कहावत है कि पड़ोसी का घर अगर जल रहा हो और आप ये सोचते हैं कि उसकी ताप आप तक नहीं पहुंचेगी, उसका इफेक्ट आप तक नहीं आएगा, तो आपकी सोच गलत है। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो उससे बुझाने में एफर्ट लगाना, आपको मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आप तक भी पहुंचेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ भी लागू होती है कि अफ़गानिस्तान में अगर इनस्टेबिलिटी फैलती है तो ऐसा नहीं है कि उससे ईरान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तजाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, या पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सबको पड़ेगा थोड़ा बहुत। वो डिपेंड करता है कि वो किस पर ज़्यादा टारगेट करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, पाकिस्तान ने वहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने में हेल्प की, और अब तालिबानी भस्मासुर की तरफ पड़ गए हैं पीछे पाकिस्तान के ही। नेक्स्ट जो वर्किंग ग्रुप है वो है चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारतीय मद्देनजर से, और यहाँ पे चबाहर पोर्ट के थ्रू इंडिया चाहता है कि उसे एक्सेस मिले अफगानिस्तान से भी और सेंट्रल एशिया से भी। चबाहर पोर्ट से लिंक रहेगा हमारा मुंबई पोर्ट, और यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम होगा चबाहर पोर्ट से के बाद से वहाँ पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल से, चाहे रेल रूट हो चाहे रोड रूट हो, इन सारे चीज़ों के थ्रू वहाँ पर ये कनेक्टिविटी दी जाएगी। और यहाँ पर इन लोगों ने ये भी चीज़ हाईलाइट की कि जो तापी गैस पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान से, जो वहाँ पर मैर्नस्क से चालू होती है कैस्पियन सी कोस्ट से और इंडिया तक आएगी, इसका नाम ही है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तापी गैस पाइपलाइन। तो इस पाइपलाइन की फिजिबिलिटी पर भी, इस पर भी बात की जा रही है, और ये भी प्रिपरेटरी स्टेज है। और यहाँ पर तापी गैस पाइपलाइन पर बहुत हद तक तुर्कमेनिस्तान के तरफ से काम भी हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से अधर में लटक गया है, क्योंकि जो तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है वो एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस पाकिस्तान पहले से ही इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। हालांकि साइन करते समय तो उन्होंने एग्री कर लिया था, लेकिन बाद में अब क्या है कि वो चाह रहे हैं कि इसमें उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिले, ज़्यादा शेयर मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। गैस का जो शेयर है ट्रांसपोर्ट का वो भी वो ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज है। पाकिस्तान भी नेट एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है, वो भी आयात ही करता है नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का और सारी चीज़ों का, और उसके कारण उसे भी इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर शेयर चाहिए था, और वो ज़्यादा चंक मांग रहा था, जो कि वहाँ पर निगोशिएशन चल रही थी। अब बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है सेंट्रल एशिया की इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट अगर हम लोग देखें तो जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट,
ठीक है। जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल एशिया से ही यूरोप का और रसिया का रास्ता खुलता है, ठीक है। तो एशिया में भी जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रसिया हो गया या मंगोलिया हो गया या फिर उधर और कजाकिस्तान वगैरह, खैर कजाकिस्तान तो खुद ही सेंट्रल एशिया में ही है, तो ये एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता है और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ट्रेड के लिए भी। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो BRI प्रोजेक्ट को, जो चाइना की पेट प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, वो सेंट्रल एशिया से होकर गुजरती है और उसके कारण कजाकिस्तान में और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में एक अच्छा खासा पैठ बना लिया है चाइना ने, और उसको काउंटर करने के लिए भी बेटर कनेक्टिविटी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाहिए इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ, ताकि वो चाइना की हेजिमोनी वहाँ क्रिएट ना होने दे, चाइना वहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो जाए, जिसके कारण कि बाद में इंडिया को दिक्कतें आए। नेक्स्ट है जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के मद्देनज़र से अगर हम लोग देखें तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जो और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल एशिया में वो बहुत ज़्यादा है। ये भी अभी भी एक डेवलपिंग रीजन है, यहाँ पर अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बहुत सारे चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसको कि इंडिया टैप कर सकता है, हार्नेस कर सकता है और उसके थ्रू इंडिया भी इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ सकता है। प्लस यहाँ पर क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है इंडियन एक्सपोर्ट के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इस रीजन से, यहाँ से रूट करके इंडिया यूरोपियन रीजन तक और रसिया तक इजीली अपना एक्सपोर्ट पहुँचा सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ये रीजन ऑयल एंड गैस के लिए बहुत जाना माना रीजन है। क्रूड ऑयल भी यहाँ पर अबंडेंट क्वांटिटी में है, नेचुरल गैस भी यहाँ पर बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में है। और अगर नेचुरल गैस की बात करें तो तापी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको कि फिजिबल करने के लिए तुर्कमेनिस्तान और इंडिया दोनों बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। हालांकि पहले यहाँ पर अफगानिस्तान भी सपोर्ट में था और हेल्प भी कर रहा था एक्टिवली, जब वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तालिबान के आने के पहले से मेनली यहाँ पर टांग अड़ा रहा था पाकिस्तान, हालांकि उसे भी टाइम बीइंग में सॉर्ट आउट कर लिया जा सकता था, लेकिन तालिबान के आने के बाद से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि अगर मेटल रिसोर्सेज की बात करें तो इस रीजन में गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और इन सब चीज़ों की अबंडेंट अवेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिया टैप कर सकता है, वहाँ से इंपोर्ट कर सकता है अगर बेटर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाए तो अब लैंड कनेक्टिविटी नहीं है तो अल्टरनेटिव रूट्स इंडिया के पास क्या क्या बचते हैं, अल्टरनेटिव्स क्या क्या बचते हैं। तो एक तो अल्टरनेटिव है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है जो कि ब्रेन चाइल्ड है इंडिया और रसिया का। इस पर बातचीत 2000 में ही चालू हो गई थी और उसके बाद इसे फाइनलाइज किया गया। और इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। ये जो INSTC है ये चालू होती है मुंबई पोर्ट से और थ्रू सी रूट रीच आउट करती है बंदर अब्बास पोर्ट इन ईरान, और वहाँ से फिर ये तेहरान होते हुए नॉर्थ की तरफ मूव करती है जो कि मॉस्को में जाके एंड करती है। और ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें कि रोडवेज, रेलवेज और सी रूट सारों का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस यहाँ पर क्या है कि ये तो ट्रंक रूट की बात की हमने, उसके बाद तेहरान और अलग अलग जगहों पर नोड्स प्रोवाइडेड है जहां से कि ये स्प्लिट होकर दूसरे जगहों पर भी कनेक्टिविटी देती है, चाहे वो कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गए। तो ऐसा ये मॉडल है जिसको कि इंडिया और रसिया एक्टिवली प्रमोट कर रही है। तो ये एक अल्टरनेटिव रूट है जिससे कि सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया जा सकता है, बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है चबाहार पोर्ट जो कि ईरान में ही ईस्ट ऑफ बंदर अब्बास पोर्ट डेवलप की जा रही है और बहुत हद तक हो चुकी है और इंडिया ही इसे मैनेज भी करता है, ये इंडिया के कंट्रोल में ही है।
तो ये पोर्ट भी इंडिया कोशिश कर रही है कि INSTC का ही पार्ट बन जाए, जिसके कारण कि इंडिया को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की और वहाँ से एक्सपोर्ट हैंडल करने की भी, क्योंकि ये पोर्ट मैनेज भी इंडिया ही कर रही है और इंडिया ने ही डेवलप भी किया है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेक है इंडिया का और ज़्यादा ऑथोरिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपने हिसाब से इसको हैंडल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है असगाबाद एग्रीमेंट। तो ये जब INSTC की बात हुई थी तो उसके बाद देखा कि इसमें इंडिया का ज़्यादा स्टेक है, तो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टेन, पीछे से छिपकर चाइना ने इसे प्रमोट किया था, जो कि 2011 में आया। ठीक है, और इसमें इनिशियली जब 2011 में आया तो इसका एक पार्ट कतर भी था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, कतर ने 2015 में इसे छोड़ दिया और ओमान ने 2015 में ही इसे ज्वाइन भी किया। और बाद में यहाँ पर जो पाकिस्तान और इंडिया और कजाकिस्तान है, ये सब बाद के इंट्रेंट हैं। सबसे आखिरी में इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है असगाबाद एग्रीमेंट को, और ये मोर और लेस जो है सो रिप्लिकेट करता है INSTC को ही। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों मिल जाएगी, क्योंकि जो ईरान में तेहरान है, यहाँ पे लगभग कॉन्फ्लुएंस है, एक जगह पर आकर सेंटर पॉइंट बन जाता है। जितने भी मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तेहरान उसका एक तरह से सेंट्रल पॉइंट बन गया है सेंट्रल एशिया में। चाहे वो INSTC हो, चाहे असगाबाद एग्रीमेंट का हो, चाहे वो बात करें हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो ये सारी चीज़ें चाइना को काउंटर करने के लिए और इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ऐसे में इंडिया को इन सब चीज़ों से, चाहे सेंट्रल एशिया के साथ एग्रीमेंट हो, सबमिट हो, बेटर कनेक्टिविटी हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, इन सब से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ है एनर्जी नीड्स। इंडिया जो है सो मोर देन 60% ऑफ इट्स एनर्जी नीड, अपनी जो ईंधन की, जो एनर्जी की, पावर की ज़रूरतों की जो इंपोर्ट होती है, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, बाकी की चीज़ें हो गई, उसका 60%, 60% से ज़्यादा इंपोर्ट के थ्रू मैनेज करता है। इंडिया में सेल्फ जो प्रोडक्शन आती है वो लगभग 40% की है। तो ये जो रीजन है सेंट्रल एशियन रीजन, कैस्पियन सी के कोस्ट के आसपास का, वो एनर्जी रिच रीजन, और एनर्जी ऑयल एंड नेचुरल गैस यहाँ पर इतना है कि बीच में क्या हुआ कि कैस्पियन सी का नोमेनक्लेचर ही जो 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी की कोस्ट उससे लगती है, उन लोगों ने बदल दिया, उसका नाम इन्होंने कर दिया कैस्पियन लेक, ताकि यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनकी की कोस्ट वहाँ से नहीं लगती है, वो लोग यहाँ पर इंटरफेयर न कर सकें, अपना दावा न ठोक सकें थ्रू द यूज़ ऑफ अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज। क्योंकि अगर ये लोग उसका नोमेनक्लेचर सी ही रहने देते तो हो सकता है इंडिया भी कभी जाकर वहाँ पर कह सकता कि भाई इंटरनेशनल वाटर है, हम भी एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन करेंगे, दूसरे कंट्रीज भी कर सकते थे। इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया था रसिया ने, और उसके थ्रू इन्होंने इसका नोमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया लेक, ताकि कोई भी बाहर की कंट्रीज इन 5 देशों के अलावा वहाँ पर आकर एक्सप्लोरेशन न कर सके, माइनिंग न कर सके, और सारा जो रिसोर्सेज है जो 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी कोस्ट लगती है कैस्पियन सी से और लेक, उनके हिसाब से उन्होंने आपस में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बांट लिया। नेक्स्ट क्या है कि अपनी जो इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में उसे मेंटेन करना, क्योंकि चाइना का जो प्रभाव है इस रीजन में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, एक्सपोर्ट के थ्रू। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए भी इंडिया को यहाँ पर बेटर कनेक्टिविटी चाहिए सेंट्रल एशिया के साथ, ताकि इंडिया अपनी इंटरेस्ट को, अपने हितों को बचा सके, मेंटेन कर सके। दूसरी चीज़ क्या है, तपी डिप्लोमेसी। तपी डिप्लोमेसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ इंडिया के लिए। तुर्कमेनिस्तान को यहाँ पर ज़्यादा स्टेक नहीं है, उसका सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि वो अपने गैस को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर सके बेटर वे में।
लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में भी कहिए तो मिलिट्री गवर्नमेंट ही चलती है, नाम का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है। हाउएवर कैसी भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान टाइम एंड अगेन इंडिया के अगेंस्ट में ही खड़ा रहता है हमेशा, हम लोगों ने हमेशा देखा है। तो यहाँ पे जैसे ही तापी प्रोजेक्ट इनके सक्सेसफुल होता है तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में न तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ आ सकती है, क्योंकि जैसे ही तापी गैस पाइपलाइन सक्सेसफुल होगा तो वहाँ पर इनकम जनरेट होगा ट्रांजिट रॉयल्टी के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए। तालिबान को भी पैसे चाहिए सरकार चलाने के लिए और वहाँ पर मैनेजमेंट संभालने के लिए, पाकिस्तान तो वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ है, हालत पंचर है उसकी। तो यहाँ पर दोनों को पैसे चाहिए, और अगर तापी गैस पाइपलाइन सक्सेसफुल होती है तो इंडिया को भी पे करना पड़ेगा रॉयल्टी, इन दोनों देशों को, तुर्कमेनिस्तान को भी करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगी कि जब पैसे मिलने लगेंगे तो ये दोनों देश इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए हमेशा पक्षधर नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं चाहेंगे कि इंडिया के साथ किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो, और ये इंडिया के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करना। यहाँ पर इंडिया ने अभी तक पूरी तरीके से सेंट्रल एशियन मार्केट को टैप नहीं किया है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट जो है बंदर अब्बास पोर्ट या चवाहर पोर्ट के थ्रू पहुँचाया जा सकता है इंडिया से सेंट्रल एशिया में, और वहाँ से फिर ये लोग यूरोप और रसिया तक भी, मॉस्को तक ये कनेक्टिविटी मिलेगी तो रसिया तक भी एक्सपोर्ट पहुंचेगा, जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और काउंटरिंग चाइना, ये तो हर तरफ से है, क्योंकि इंडिया अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है तो चाइना के एक्सपोर्ट को वहाँ पर काउंटर कर पाएगा। और क्वालिटी की अगर बात करें चीज़ों की, तो चाइना के गुड्स की क्या क्वालिटी रहती है और इंडिया की क्वालिटी क्या रहती है, ये सबको पता है। प्लस क्या है कि वहाँ पर चाइना को काउंटर करने में, क्योंकि अगर देखिए जैसे ही कोरोना पेंडेमिक आई तो पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, डिसरप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो होल्ड था वो सिर्फ चाइना का था। इसीलिए अभी अधिकतर कंट्रीज क्या कह रहे हैं कि हमें अदर ऑप्शंस भी तलाशने चाहिए, क्योंकि ऐसा ये डिसरप्शन एक बार हुआ है, आगे भी हो सकता है। और इसके लिए वो लोग चाह रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट हों और वहाँ से सप्लाई उन्हें मिल सके, ताकि इन फ्यूचर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि एक कंट्री के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण कि पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो गई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये चीज़ ना हो पाए, और ये चीज़ फिर इंडिया के लिए फ्रूटफुल बनेगी काउंटर करने में चाइना को। तो यहाँ पर ये पूरी एनालिसिस थी, और इसी हिसाब से आप लोगों को मेंस में अगर आंसर लिखना हो तो यही आपका फ्लो रहेगा। और ऐसा नहीं है डाई हार्ड एकदम यही रहेगा, मतलब इसको आप पकड़कर चल सकते हैं। ठीक है, और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी हमें फॉलो करें। ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आते रहती हैं। ये हमारा वेबसाइट है जिस पर कि जाकर आप बहुत सारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।